थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारे पास क्या क्या है इसमें वो सब चीजें मैं आपको बता दूं। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने इसमें पढ़ी। ठीक है ना। अब क्या है, इसमें एक और नया टर्म्स हमारे पास है। सपोज आपके पास दो टाइप के लिगेंड हैं। पहली बात तो मैंने जरा समय एक बार और जो है सारा जो भी चीजें हैं एक बार हम लोग उसको एक बार और जो है मैं उसको बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने आप लोगों को दो टाइप के लिगेंड के बारे में बताया था, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बोला था। ये जो लिगेंड थ्योरी थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड, ये हमारे पास ये बीवीटी ने नहीं दिया था। अगर मैं इस बात को अभी आप लोगों को नहीं बताता तो मान के चलिए कि फिर आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैंने क्या किया कि पहले आप लोगों को नोट में अलग करके लिगेंड के बारे में लिखा दिया। कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे उनमें पेयरिंग होती है, और जो लिगेंड वीक फील्ड होते हैं उनमें पेयरिंग नहीं। ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं बच्चों उनमें पेयरिंग होती है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होते हैं उनमें पेयरिंग नहीं होती। इतना आप लोग जानते हैं। उसके बाद मैंने बताया भाई अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो टाइप के कंपाउंड बनाना है, किसी के 3 है तो उस टाइप की क्या क्या जियोमेट्री उस कंपाउंड में आ रही। आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है NiCO4। ठीक, आवाज तो आ ही रही होगी शायद, है ना। मेरे पास सपोज कोई एक कंपाउंड, ये बता दिया था क्या। चलिए कोई दूसरा ले लेते हैं, FeF6 3-। ठीक है ना। तो इस कंपाउंड में देखिए बच्चों, फेरिक के जो वैलेंसी सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Fe2+ का मीनिंग हो गया कि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। अब एक्चुअली यहाँ पे Fe जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जरा देख लीजिएगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए -6x + -6 -3 है। इधर जाके चला जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो मतलब ये 3d5 में आ जाएगा, है ना। मतलब 3d5 4s0, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा, है यही होगा। और 4p0 भी आपका यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों जरा देखिए इसका कैसा होता है, जरा देखिए। और ये 4s और ये 4p ऐसा लिख लीजिएगा, क्या क्या होता है देखेंगे। तो 3d5 ये हो जाएगा, और ये 4s0 और 4p0। तो 1 2 3 4 5 हो गया। और इधर पे देखिए बच्चों, इधर पे अब आप देख रहे हैं कि ये जो है इसमें क्या पेयरिंग पॉसिबल है क्या। पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड जब ये लिगेंड होता है प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे कि सर अब आने वाला जो फ्लोरीन है एक इधर आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा, तीसरा इधर आ जाएगा, चौथा इधर आ जाएगा। कितने बचे, दो। तो दो और बचे तो हमारे पास एक और ऑर्बिटल होगा, है ना। तो फिर एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, है। तो आप देख रहे हैं ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है। मैंने वैसे भी आप लोगों को बताया था, वैसे भी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जरा देखिए। ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, ये आउटर स्पेयर हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है। आउटर स्पेयर हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है।
क्यों आउटर क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जिन कंपाउंड में वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जो कंपाउंड में वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हमेशा आउटर स्फीयर हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, और जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो हमेशा इनर स्फीयर हाइब्रिडाइजेशन को शो। तो कभी कभी ऐसा भी कह सकता है कि कौन सा कंपाउंड या आउटर स्फीयर हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है। तो आपको सारा हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना है बेटा उस समय, आप बस चेक क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। पूछा जाता है एक ऐसा क्वेश्चन भी, तो उस टाइम पे आपको ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई होगी शायद बात, या कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है ना बेटा? आइए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में बताता हूं, आप ही लोग खुद कर लीजिएगा। NiCl2PPH3, ठीक है ना? ये कंपाउंड जो है ये पूछा भी गया है, यूज्ड इन आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्कीन में यूज होता है ये कंपाउंड। एल्कीन के आइसोमेराइजेशन में इसको यूज करते हैं। तो बच्चों जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख के दिखाइए तो आप लोग। कितना आ रहा है बेटा?
क्या हुआ, क्यों क्यों नहीं दे रहा बेटा आंसर? सर sp3 क्या क्या बोल रही हो बेटा? sp3 और लोग भी निकालो तो। हाँ सही कह रही है। सर मेरा भी sp3 आ रहा है। कौन कौन है, रेना? हाँ ठीक। हाँ सर मेरा भी sp3 आया। ओके, खुशी का ना? हाँ ठीक। पीपीएस3 वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, है ना? पीपीएस3 भी वीक फील्ड में आएगा। लिख लीजिएगा, वहीं पे साइड में लिख लो। आपको जैसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं अगर नहीं भी पूछ रहा हूँ कि क्या आया आंसर, तो आपको सीधे मैसेज में लिख के दे देना चाहिए, सर ये आया आंसर करके। मतलब मेरा बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, तो इससे बढ़िया आप लोग खुद ही दे दे तो बढ़िया रहेगा, है ना? चलो मैं आपको एक नई बात बता देता हूँ आज, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, चलिए अगर आप लोग इतना जान गए हैं बच्चों, एक नया कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। लो बेटा इसका निकाल के दिखाओ तो। सर क्वेश्चन एक बार पढ़ो ना। ये लिखा है PtNH3 होल ट्वाइस, फिर Cl2 लिखा हुआ है। नहीं हुआ क्या? मैं बताऊं? मैं बताऊं विश्व पटेल, मैं बताऊं बेटा? बोलो बोलो, जल्दी कर लोगे या मैं बताऊं? भाई जल्दी बताओ यार। सर sp3 dsp2 हाँ शायद DsP2 आ रहा है।
sp3 नहीं आ रहा यार, क्या कहाँ गड़बड़ी कर रही है? हाँ सर, DSP2 गलती कर। इधर सुनो, पीटी है ना, पीटी की वैलेंसी में जो है 10 इलेक्ट्रॉन, और pT2 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा ये? 8 हो जाएंगे, है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आप देख रहे हैं ऑलरेडी, अगर इसका हम लोग जो है 5D ऐसा बनाएंगे, देखिए सिक्स एस सिक्स पी, देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही होगा क्या? अब इसमें पेयरिंग हो जाएगी, नहीं समझी काव्या? यस सर, वही ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है ना, तो एक यहाँ पे आपका एक NH3 इधर आएगा, दूसरा NH3 इधर आ जाएगा, तीसरा ये इधर आ जाएगा, और चौथा इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, समझ रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सपोज एक कंपाउंड ऐसा है FeH2O5NO, और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये कंपाउंड जो है ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन में बनता है। सुनो, अब आप बोलिए सर इसमें आपने लिखा क्यों? अरे जब क्वेश्चन में पूछा गया था तो उसने ये बोला था कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन में जो कंपाउंड बनता है, जो मेटल, उस वहां पे उस कंपाउंड में मेटल का हाइब्रिडाइजेशन क्या था। अब ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको क्या बनता है, तो पूरी बात इंफॉर्मेशन के साथ आपको दे। अब प्रॉब्लम ये हो गया प्यारे बच्चों, यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल वीक फील्ड लिगैंड है, और NO प्लस या NO आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग नाइट्रोसिल बोलते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, समझ जाइए। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड का कंसेप्ट को लगाएं या वीक फील्ड के कंसेप्ट को लगाएं? बात समझ में आ रही? मैंने क्या लाइन बोली? क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, हमारे पास दोनों टाइप के कंपाउंड, इस दोनों टाइप के लिगेंड इस मॉलिक्यूल में है, और हमें ये जानना जरूरी है कि मुझे कौन सा लिगेंड के फील्ड को अप्लाई करूं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एज वेल एज द बोथ वीक फील्ड लिगेंड आर देयर, बट व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच, कौन सी टाइप का अप्रोच या कौन सी टाइप का लिगेंड हमको लगाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर हुई बात? यहां पे कोई भी दो राय नहीं है। अब आपके माइंड में जरूर कंफ्यूजन आएगा, उस बात को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक दो लाइन यहां पे लिख देता हूं, फिर सारा क्लियर हो जाए। क्लियर हुई बात? आइए देखते हैं क्या लिखता हूं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है, जी एडवांस में पूछा गया है, हो सकता है अभी पूछते हैं, मेडिकल में, जी में नॉर्मल क्वेश्चन है तो, है? तो देखिए थोड़ा सा क्या है, इफ
both strong as well as weak field ligand present in same compound, same complex, then strong field ligand will be dominant over weak field. उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, वीक फील्ड लिगेंड की. बट देयर इज वन कंडीशन, बट sufficient number of strong field ligand लेकिन सफिशियंट नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने चाहिए. बात समझ में आई या नहीं आई? अगर दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड एक ही कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है, आपको मान के चलना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड इज डोमिनेट ओवर द वीक फील्ड. लेकिन उसकी एक कंडीशन है, एक शर्त है कि उस वहां पे स्ट्रॉन्ग और वीक का रेशियो जो है एक एवरेज रेशियो होना चाहिए. ये नहीं कि आपने कहा कि सर स्ट्रॉन्ग बहुत कम है और वीक बहुत ज्यादा है, तो तब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड डोमिनेंट नहीं होगा. 2 3 4 5 6 7 समझ 5 6 ऐसा रेशियो अगर है तब आप बोलेंगे सर हमारे पास डोमिनेंसी दिखाएगा. अब आप बोलेंगे सर आपके पास जो है 2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है और 6 हमारे पास वीक फील्ड है, तो डोमिनेंट कौन होगा, वीक वाला हो जाएगा. आई बात समझ में? तो मुझे आप लोग ये बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में जरा ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डोमिनेंट होगा या वीक फील्ड लिगेंड डोमिनेंट होगा, ये बताओ आप. वीक बिल्कुल सही. तो अब आप लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं ना आप लोग, निकालो तो बेटा. अब तो आप निकाल ही सकते हैं शायद.
सर sp3d sp3d सर sp3d2 हाँ sp3d2 हाँ सर sp3d2 गलती से एक कम दिया। यस सर sp3d2 सबने निकाला है या दो चार ऐसे ही बोल रहे हैं? सर निकाला इसलिए बोला ना। हाँ सर निकाला। निकाला है सर। क्या काव्या ने भी? हाँ सर मैंने भी निकाला। हाँ सर। गुड। ये वॉइस क्यों नहीं कर रहे हैं? स्मिथ कहाँ गया? पार्थ प्रजापति, पार्थ मेहता, कल्प, आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। जिसकी थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मैसेज कर सकता है, चैट भी आपको अलाउड है, आप चैट भी कर सकते हैं, है ना? बोर्ड में क्लियरिटी है ना बेटा? बोर्ड सही से दिख तो रहा है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? तो मुझे फिर भी निकालना ही पड़ेगा इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो एक आध तो बचे होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है ना, निकालना तो पड़ेगा ही बेटा। तो जरा देखिए, वहीं से मैं इधर को लिख देता हूँ, वहीं पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन पक्का आएगा कोऑर्डिनेशन से इस बार, जो नीट का पेपर आएगा पक्का, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो जो बताया वही आएगा, ये मान के चलिए। आप चेक कर लीजिएगा, आप चेक करना फिर मुझे बताना। समझ रहे हैं ना काव्या? यस सर। आप देख सकते हैं। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो +1 आ रहा है शायद यहाँ पे, है ना? यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तो है। आ गया तो हमको, क्योंकि इसका +1 लिया, पीछे जाके माइनस हो जाएगा, +2 से 1 कम होगा। यह कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी लिख के आता है बेटा, इस कंपाउंड को बोलेगा कौन सा कंपाउंड ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन के लिए यूज होता है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख के देता है, ये भी आपको नोट करना है। SO4, तो ये दोनों एक ही है, समझ रहे हैं क्या? अब हुआ क्या, Fe इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 3d64S1 हो गया ना? तो 3d4S4p and 1 2 3 4 5 6 and then 7। अब ये S वाला इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा आप बताओ यार? ठीक है ना, सॉरी, ये S वाला इधर नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो वीक फील्ड है ना? तो अब ऐसे ही चला लो इसमें, अब आएगा ही नहीं तो कहाँ डालना, है ना? अब हुआ क्या देखिए, अब हुआ क्या बच्चों, अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे पास जो ये S वाला इलेक्ट्रॉन है, कुछ लोगों ने जो है वो इधर शिफ्ट कर दिया होगा, है ना? इसमें आप देख रहे हैं ये 3d64S1 जो है प्लस 3d64S2 यहाँ पे ऐसा बन रहा था, अब 4S1 ऐसा हो गया। कुछ स्टूडेंट ने इसको या तो ऐसे ही रखा होगा या इधर रख दिया होगा, या ऐसे ही चिपका के रखा। ध्यान रखिएगा, ये इधर कभी नहीं आएगा, समझ रहे हैं? ये इधर कभी नहीं आएगा।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसी भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन के लिए s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट मस्ट बी है। अभी एक ऐसा और एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी एक ऐसा ही एग्जांपल मैं इसके बाद और दिखाऊंगा, समझ रहे हैं ना। मुझे पता है आप लोगों ने जो है एक अपने ऐसी मर्जी से बोल दिया, तो s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। तो ये जो s ऑर्बिटल होता है बच्चों, ठीक है ना, ये s ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां से ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट s ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट s ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है, या यहाँ पे इस साइड को ऐसे शिफ्ट कर देता है। अभी इसका एक ऐसा एग्जांपल और समझाऊंगा मैं आपको, समझ रहे हैं ना, एक और समझाऊंगा, ऐसे बड़ा अजीब एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। तो अब जब ये इधर चला जाएगा तो समझ रहे हैं ना, तो ये वाला खाली हो जाएगा। तो एक तो ये वैसे भी, एक तो इधर से एक लिगेंड इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, तीसरा इधर आ गया, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर। तो इसको sp3d2 इसलिए बोला जाता है। s ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा केस अभी आएगा एक आधा, दैट्स वाई the electron of s orbital shifted to 5s orbital, लिख लीजिएगा, है ना। तो इसलिए ये यहां से क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है आगे वाले। समझ में आई बात क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको बताया, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, अगर आपका बोलते सर इसमें पेयरिंग होती तो s ऑर्बिटल इधर आ जाता, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब Fe प्लस था और Fe सिंगल प्लस था, तो ये Fe का कितना होता है, 3d6 4s2, है ना। तो अब 4s2 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दे तो कितना हो गया, 4s1, है ना। यहाँ पे ऐसा हो गया। बात समझ में आई बेटा आपको? आइए एक और एग्जांपल ऐसा ही देखते हैं, जरा आप पहले इसको करके देखिए फिर मुझे बताइए। लो जरा इसको करके दिखाओ बेटा आप पहले, यहां भी कुछ ऐसा ही केस है। सर मेरी स्क्रीन रुक रुक के चल रही है तो मैं फिर से ऐड हो रही। हाँ हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जिसका स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है वो लीव कर लीजिएगा, फिर ज्वाइन कर लूंगा। नहीं हुआ क्या, करो यार जल्दी से। और इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल लास्ट बताता हूँ, फिर आगे। नहीं होगा ये तुमसे, इधर इधर देखो बेटा, कोई बात नहीं है, इधर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ।
देख होता क्या है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d14s। अब स्कैंडियम 3+ का मतलब हो गया 3d1 3d0 4s0 4p0 4d। मतलब अब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं होना चाहिए, आप बताओ होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि है ही नहीं इसमें कुछ। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जरा देखो बच्चों। अब हम लोग इसके हाइब्रिडाइजेशन को इसके स्टेरिक कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा इसका? 6। सुन रहे हैं क्या? 6। तो आप ऐसा करिए, ये 4s वाला ऑर्बिटल, ये 4p वाला ऑर्बिटल और ये 4d वाला ऑर्बिटल। समझ रहे हैं क्या? 4p और 4d। क्यों? क्योंकि अब जो आने वाला वाटर है वो इधर आएगा, ये इधर। क्यों? देखो बच्चों, s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। s ऑर्बिटल को हम लेंगे ही लेंगे, p ऑर्बिटल को भी हम लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे, आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड है तो हमेशा हमेशा आउटर स्फीयर हाइब्रिडाइजेशन ही देगा। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना सर इसका हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा। अरे बाहर से देखो, मान के चलो ठीक है नहीं होगा, अरे बाहर से वाटर तो देगा ही ना इलेक्ट्रॉन, वाटर तो देगा ही ना मेटल के बैकेंड डी ऑर्बिटल को, देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा सर, वाटर तो देगा ही देगा इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ऐसा हो जाएगा। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी नहीं है लेकिन इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, तो मान के चलो हमें जबरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट तो कराना ही पड़ेगा ना। कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा बताओ भाई? समझ में आया बेटा? काव्या यस सर। सभी को पता लग रहा है ना कैसे इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3D वाले में क्यों नहीं डाला पहले देखो, क्योंकि वो आगे है, आगे है तो आगे अगर आता तो आप मान के चलो तो इनर स्फीयर हो जाता ना, इनर होता। तो इनर कहाँ देता है वीक फील्ड लिगेंड? वीक फील्ड लिगेंड तो हमेशा आउटर देता है। इसके बेस पे ये भी निकल गया बढ़िया से, है ना? अब सुनो एक बात और बताता हूँ, एक और कंफ्यूजन देगा। एक और कंफ्यूजन क्या देगा? वेनेडियम H2O6, ठीक है ना? वेनेडियम H2O6, इसमें क्या होगा? 3d3 4s2, 3 से है तो 3d3 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन अब क्या आएगा ये घर पे निकाल दीजिएगा आराम से, घर पे निकाल दीजिएगा। मैं एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको आना ही आना है एग्जामिनेशन में। CuNH3 4 2, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए क्या होता है, कॉपर अगर बात करते हैं तो 3d10 4s1 होता है। ओके, तो कॉपर 2+ का अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 3d9 4s0 4p0। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, है? अब देखिए क्या होता है, सपोज मैंने ऐसा बनाया,
और तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कायदे से अगर मैं बोलूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होना चाहिए था ना बेटा, इधर देखो तो इसका ये होना चाहिए था ना, एक NH3 इधर जाता, दूसरा इधर जाता, तीसरा इधर जाता, चौथा इधर, मतलब कायदे से इसका sp3 होना चाहिए था ना, होना चाहिए था ना, लेकिन रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, पॉलिंग ने क्या बोला, पॉलिंग ने इसके पीछे एक बड़ी कहानी बता दी। उन्होंने कहा बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सीधे ना तो इसमें जाता है, ना तो इसमें जाता है, ना तो इसमें जाता है, सीधे इसमें शिफ्ट हो जाता है। समझ रहे हैं, यहां ऐसे दिखाता हूं मैं, ये हटके है, ये हटके है, ये आएगा जरूर एग्जाम में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था, यहां से सीधे इधर शिफ्ट, शिफ्ट, ठीक है ना। अब आपने देखा S और PX PY और सीधे PZ में चला गया। ऐसा क्यों किया इसने सर, ये PZ में ही क्यों गया, PX और PY में क्यों नहीं गया? क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा आएगा, सर ऐसा क्यों किया होगा, ये पहले यहां जाना चाहिए था ना, इसलिए नहीं गया बच्चों, क्योंकि बिकॉज S and PX PY orbital are out of plane, ये आउट ऑफ प्लेन में है, प्लेन में नहीं होने की वजह से ये इधर से या तो ऊपर को होगा या नीचे को होगा, इसलिए ये सीधे इसमें शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई बात क्या? सो दैट्स वाई दिस इलेक्ट्रॉन इजिली शिफ्ट इधर से यहां पे हो गया। तो फाइनली क्या आपको मिला वो देखिए, एक ऑर्बिटल आपका, एक अमोनिया मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आ जाएगा और चौथा इसमें आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपका हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी को कुछ पूछना है पूछ लो बेटा, इसके बारे में सोच लो, समझ लो, आराम से देख लो। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा ठीक नहीं होता है। हो गया? अरे बोलो तो सही। यस सर। है ना, सभी को आ गया होगा। कहीं पे कोई भी अगर कुछ पूछना है पूछ सकता है, माइंड में हो सकता है कुछ बात आ रही हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझा सकते हैं। आओ एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, उसके बाद मैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको नई बात कुछ बताऊंगा।
इसमें इस SB का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा, निकालो तो। क्या है? एंटीमनी है, समझ रहे हैं ना? एंटीमनी पी ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे वहां पिछले साल निकाला था ना BSEPR थ्योरी के बेस पे, वैसे ही निकालो जरा, निकालो तो बेटा, जरा जल्दी करो। कितना आ रहा है? जियोमेट्री क्या आएगी? तुम लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो भी आप बता दो, सर हम नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना। जियोमेट्री भी क्या आएगी बेटा, जरा बताओ। क्या जियोमेट्री आ रही काव्या? सर इसका तो कॉन्फ़िगरेशन तो पूरा फील्ड आ रहा है ड्यूअल बीटा। तो वही वही फंसी हुई है क्या अभी? मीन्स 4 5s2 5p3। अरे यार ऐसे नहीं निकालते हैं, रहना। हाँ सर, नहीं आ रहा है। 11th में निकाला होगा ना, उन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे निकाला है? यही तो प्रॉब्लम है। अरे ऐसे समझाया होगा ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकी, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकी। तो एंटीमनी है तो 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2। ये शॉर्ट ट्रिक बताया होगा यार, आपको नहीं बताया है क्या? नहीं बताया है? नो सर। कुछ न कुछ शॉर्ट ट्रिक तो बताई होगी, ये नहीं बताई तो कोई दूसरी तो बताई होगी। कौन सी बताई? दूसरी बताई है क्या? बताओ प्रिया। सर आप किसके लिए पूछ रहे हो? वो ऊपर जो लिखा उसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। नहीं। कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया है क्या? ना, मैं जहाँ जाती थी वहां तो नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं है। अब और लोगों को पता है? खुशी को पता है? नहीं सर। अब तो ट्रिक कैसे समझाऊं यार अब मैं। ऐसे निकालते हैं देखो, थोड़ा बता देता हूँ।
क्या होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या होता है, इसकी वैलेंसी में जितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस कर देते हैं कितने सिंगल बॉन्ड है इस पे, 1 2 3 4 5, डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो कितना आ जाता है 5। 5 का मतलब होता है बच्चों एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल प्लस 1 d ऑर्बिटल, तो 5 बॉन्ड बनाता है, 3 + 1 4 + 1 5, तो मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अब sp3d वाले का जो जियोमेट्री होती है वो वहां पे होती है tbp, तो कई स्टूडेंट इसको tbp बोल देते हैं, लेकिन ये tbp नहीं होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये स्क्वायर पिरामिडल होता है। मैंने बताया था ना आपको स्क्वायर पिरामिडल, कल बताया, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले का, एक तो टीबीपी बताया है और दूसरा स्क्वायर पिरामिडल बताया है ना। तो ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगा। स्क्वायर पिरामिडल मैंने ये भी बोला था, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल टीबीपी क्यों नहीं होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो जनरली टीबीपी क्यों नहीं होता है बच्चों, टीबीपी इज द लेस स्टेबल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इज द लेस स्टेबल देन स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, है ना। एक्चुअली क्या होता है, ये एक बल्की ग्रुप है, अगर आप इसको टीबीपी में ऐसा बनाओगे, देखिए ये एक्चुअली एक बल्की ग्रुप है बच्चों, ऐसे यहाँ पे, है ना। अगर आप इसको टीबीपी में बनाओगे, पी एच ये पीएच ये पीएच, तो बल्की ग्रुप है, तो ये आपस में टकराते हैं, समझ रहे हैं ना, ये बल्की ग्रुप है बच्चों, ये आपस में टकराते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जैसे जैसे आपस में टकराते हैं तो क्या हो जाता है, तो उसके बाद ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाता है। और सो फाइनली स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री इज मोर स्टेबल होती है कंपैरिजन टू। आया समझ में? नहीं आया तो पूछ लो बेटा, कुछ भी अगर पूछना है, क्योंकि वो तो पिछले साल का कंसेप्ट है, तो अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ लीजिएगा, फिर भी आप देख लो, है ना। बताओ अगर कहीं पे किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछो। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अब एक्चुअली वो ट्रिक मेथड तो मैंने जो है 11th क्लास में पढ़ाया है, अभी तो यहाँ पे पढ़ा नहीं सकते ना यार, आप समझते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मुझे कि सर कैसे क्या किया। और अब हमारे पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन। So magnetic property mu spin only can be calculated by this formula, root of n into n plus 2 Bohr magneton। डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत अच्छे से, बहुत भारी भरकम तरीके से समझाया हुआ है, किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं क्या। वेयर n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जरा ध्यान से देखो, अगर किसी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर किसी में n की वैल्यू बच्चों 1 होती है तो उसमें जो है √3 के इक्विवेलेंट आता है मैग्नेटिक मोमेंट, जो आपका होता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन, बीएम में ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना, बोर मैग्नेटॉन। अगर किसी में n की वैल्यू 2 आती है तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 8 के इक्विवेलेंट आएगा, और ये हो जाएगा आपका 2.82 बोर मैग्नेटॉन। अगर किसी में n की वैल्यू अगर 3 आती है तो ये आपका √15 के अप्रोक्सीमेट आता है। याद नहीं करना है, ये वहीं पे निकालना पड़ता है, बस आपको समझा रहा हूँ ऐसा। अगर किसी में n की वैल्यू 4 आती है तो ये आपका √24 आ जाएगा, तो ये आएगा 4.89 बोर मैग्नेटॉन। बात समझ में आई बच्चों, है ना। अब ऐसा मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात जरा ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन आता है, बोलेगा कोई कंपाउंड X है, सुनो पहले पूछेगा क्या,
बोलेगा कोई कंपाउंड x है, देखिए इफ एन ए कंपाउंड x है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट बोलेगा 2.57 और आपसे बोलेगा कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले ध्यान से सुन लो क्या बोला मैंने। बोलेगा कोई कंपाउंड x है, उसमें नंबर ऑफ, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2.57 बोर मैग्नेट्रॉन है और बोलेगा उस कंपाउंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे यार सर इस सीरीज में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं, तो कैसे आप लोग उस बात को फाइंड आउट करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। जरा देखिए, इफ xy इज ग्रेटर देन 0.7, सुनो इधर xy क्या है, जरा देखो बेटा इधर ध्यान से। एक ट्रिक है, मुझे याद है उस ट्रिक को, मैं वो ट्रिक आपको समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट। पॉइंट के बाद जो दो टर्म लिखे हैं, ये दो टर्म जो लिखे हैं, इनको मैं बोल रहा हूं एक्स वाई। सपोज दिस 1.73, तो ये दोनों को मैं क्या नाम बोल रहा हूं बेटा, एक्स वाई बोल रहा हूं। समझ रहे हैं क्या? जो पॉइंट के बाद दो आपको दो नंबर दिख रहे हैं, इनको मैं एक्स वाई के नाम दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है क्या, है ना? इनको मैं एक्स वाई बोल रहा हूं। अगर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.7 से, ठीक है ना, अगर कम होती है, मतलब 0.7 ऐसे लिखता हूं मैं, इफ एक्स वाई इज लेस देन 0.7, अगर एक्स वाई की वैल्यू 0.7 से कम होती है, मतलब कम मतलब एक्स वाई कम है ना, मतलब यहाँ पे जो है 0.70 ऐसे लिख दीजिएगा। सो नंबर ऑफ अनपेयर, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा n-1। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देता हूं, सो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा उस केस में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n-1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, अगर 0.7 से कम वैल्यू है तो। नहीं समझे क्या? आओ जरा समझाता हूं मैं आपको। यहां पे कोई ऐसा केस तो नहीं दिख रहा है यार, चलो यहां पे देखते हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं, इफ xy is the greater than 0.70, then number of unpaired इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा इक्वल टू n के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब अगर किसी कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट अगर 3.87 आ रहा है, देखो 3.87 आ रहा है, तो मतलब ये है एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या आ रहा है बेटा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0.70, 70 से ऊपर है नहीं, तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, फिक्स है, n के इक्विवेलेंट हो जाए। जैसे यहां देखिए ये है ना 3.787, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है। इस ट्रिक में किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बेटा, इस ट्रिक में किसी को कुछ पूछना है तो पूछो यार। किसी को तो पूछना ही होगा, इतने भी होशियार कैसे हो गए तुम लोग रातों रात, बताओ। नहीं समझे, समझ गए ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो बोलता है, सपोज देखिए एक बात यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ मैग्नेटिक मोमेंट mm of AB कंपाउंड इज, मैं यहां पे लिख देता हूं, इज 4.37 बोर मैग्नेट।
ठीक है ना, अगर ऐसा लिखता है, ठीक है ना, तो कैलकुलेट द एन की वैल्यू आपसे बोलेगा, कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। अब तो उस टाइम पे एन की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए ये ट्रिक अप्लाई आपको करना है कि सर जो एन की वैल्यू होगी, ठीक है ना, ऐसे लिखता हूं मैं, तो n की जो वैल्यू होगी, ये वाला जो टर्म है दिस एक्स वाई इज लेस देन 0.7, तो n की जो वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n-1 के इक्विवेलेंट हो जाए। अब आप बोलेंगे सर ये n-1 एक बड़ी बात ये भी तो है, ठीक है, n-1 का मतलब हो जाएगा कि इसके आगे वाला जो टर्म है इसको n बोल रहा हो, समझ रहे हैं क्या, इसके आगे वाले टर्म को क्या बोल रहा हो, n बोल रहा है। आप लोग इस बात को पूछे ही नहीं, बड़ी अजीब स्टूडेंट हो। यहाँ पे इसके आगे वाले टर्म को n बोल रहा हो, इसके आगे वाले को n बोल रहा है। ध्यान रखना ये ट्रिकी मेथड है, ये कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना, एग्जाम में नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फंसते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, और आंसर फाइनली वो दिखेगा, बोलेंगे यार ये तो आ भी नहीं रहा, कैसे बोल दिया उन्होंने। तो इसलिए ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर जो है ऑन द स्पॉट सोचने पड़ते हैं, ये उसी टाइप में आता है, समझ रहे हैं क्या। एन इस टर्म को बोला हो, जैसे मैंने कहा कि देखो सपोज मैंने यहाँ पे लिख लीजिएगा इस बात को, यहीं पे 1.73 कह रहे हैं, इसको वो क्या बोल रहा है, एक्स वाई बोल रहा है, और 1 पॉइंट लिखा है, इस 1 को क्या बोल रहा है, एन बोल रहा है, ऐसे नोट कर लीजिएगा इसको, हो जाएगा। है ना, बढ़े आगे, हो गया काव्या। यस सर। ध्यान रखना बेटा, ये अभी क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं रहा हूं, लेकिन पहले आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ऐसे। अब सबकी वैल्यू तो आप बोलेंगे सर √2 की मैंने जितना लिखवाया √3, सबका तो उतना आएगा नहीं। अब बाद में वो मैग्नेटिक मोमेंट दे देगा तो आप बोलेंगे उस लाइन में तो कहीं मिल भी नहीं रहा है, तो आपको उस मेथड को अप्लाई करना है जो मैंने अल्टरनेट मेथड अभी आपको बताया। बात समझ में आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर उस बात के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि मैं, ठीक है ना। चलिए आइए एक थोड़ा सा एक नई बात मैं बता देता हूँ, एनओ के बारे में मैं थोड़ा आपको नॉलेज दे देता हूँ, कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है, हमने डिस्कस नहीं किया है। ये एनओ बच्चों जनरली 2 टाइप का होता है, ये एनओ बच्चों जनरली 2 टाइप का होता है। एक तो ये एनओ सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और दूसरा होता है बच्चों ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तब इसकी जियोमेट्री बेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और जब ये सिंगल को डोनेट करता है तब इसकी जियोमेट्री लीनियर होती है, समझ रहे हैं। दूसरी बात क्या है देखिए, NO प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO के साथ होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर होता है, ठीक है ना। कंटेन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग बैकेंट ऑर्बिटल इसके पास होता है। स्टॉप कर लीजिएगा। इट प्ले इंपोर्टेंट रोल इन बैक बॉन्डिंग, सो इसलिए ये बैक बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट करता है। बैक बॉन्डिंग किसको बोलते हैं बच्चों, देखिए अगर ये मेटल है इसके साथ NO लगा है, इधर देखो जरा, है ना। अब होना क्या चाहिए था, देखो होना क्या चाहिए था, लिगेंड को डोनेट करना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन करना चाहिए था ना, लेकिन इस NO के केस में जस्ट उल्टा होता है। मेटल किसको डोनेट करता है, NO को, मेटल उल्टा बैक बॉन्डिंग करता है,
करना किसको चाहिए था? लिगेंड को करना चाहिए था। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा है? ठीक है ना? मेटल लिगेंड को हमेशा मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहिए था, लेकिन इस NO के केस में क्या होता है कि वापस मेटल से NO की तरफ आता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन वापस इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना? क्यों हो रहा है बैक बॉन्डिंग? क्योंकि इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल है। पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से, ठीक है ना, तो ये जो है मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, बताया था ना पहले भी। तो मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं MLCT। MLCT का एक कॉम्प्लेक्स और बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट में, MnO4 Cr2O4 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस, बताया था ना। वहां भी कलर कैसे आता है बेटा? मेटल से लिगेंड LMCT और MLCT। LMCT बोला था ना वहां पे, तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल से वहां LM हो रहा है, लिगेंड से मेटल जा रहा था, वहां पे LM था, लिगेंड से मेटल जा रहा था, और यहाँ पे ML है, मेटल से वापस आ रहा है। और इसी वजह से दिस NO is known as, this NO plus is known as this पाई एसिड लिगेंड। इसी वजह से इस NO को पाई एसिड लिगेंड के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? तो ध्यान रखिएगा, पाई एसिडिटी ऑफ दिस, इसकी जो है पाई एसिडिटी NO प्लस इज ग्रेटर देन होती है COC। पाई एसिडिटी पूछा था कभी कभी, एक बार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन से पेपर में पूछा था, लेकिन एक बार मैंने पढ़ा हुआ था कि पाई एसिडिटी किस NO का ज्यादा है या CO का। तो हमेशा ध्यान रखना NO प्लस का पाई एसिडिटी ज्यादा। पाई एसिडिटी का मतलब खींचने वाला है ना, खींचने वाला, पाई में खींचने वाला। दोबारा सुनो, पाई एसिडिटी का मीनिंग होता है पाई में, पाई बैकएंड ऑर्बिटल में, पाई एंटी बॉन्डिंग में खींचने वाला इलेक्ट्रॉन, खींचने वाला ऑर्बिटल जो भी है, सामने से इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में खींचेगा, दैट इज कॉल्ड पाई एसिडिटी, है ना। तो यहाँ पे बच्चों इस NO प्लस को पाई एसिड लिगेंड बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मेटल से अपने वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को खींचता है। सो दैट्स व्हाई इसमें MLCT होता है। M का मतलब मेटल, L का मतलब लिगेंड, C का मतलब चार्ज, T का मतलब ट्रांसफर। पढ़ाऊंगा इसके बाद भी LMCT MLCT भी, है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ अगर पूछना है तो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा था मैं आपको, अगर कुछ आपको पूछना है तो पूछ लो भाई। कुछ पूछना है क्या? प्रथम सोनी, रैना, नहीं सर। किसी और दूसरे स्टूडेंट को, दे मोदी, कुछ पूछना है बेटा, पूछो।
हो गया ना? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है बेटा, है ना? ये थोड़ा कुछ नॉलेज वाली बातें थी जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि 1 मिनट है, थोड़ा सा मैं कुछ हाँ हाँ बेटा, ये पार्क में था, दोबारा ज्वाइन कर ले बेटा, जल्दी कर, है ना? चलो अब मैं आपको क्या बता रहा था, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि अभी तक अब कैसा क्वेश्चन आता है इससे, अभी तक नहीं आया है, अभी तक जो थ्योरी लिखवाई है इसी से पूछा गया है, अभी तक जो थ्योरी लिखवाई है इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है ना? अब टाइम भी होने वाला है बच्चों, तो मैं एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ, द बाइंडिंग मॉड ऑफ, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मॉड ऑफ NO in 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ठीक है ना? CO ऐसा, इस कंपाउंड, हो सकता है ऐसा भी पूछेगा कि इस कंपाउंड में NO की जियोमेट्री बेंट है या लीनियर है, हो सकता है इस कंपाउंड में ये बात भी पूछ सकता है कि NO की ज्योमेट्री बेंट है या लीनियर है, ऐसा भी आपको पूछ सकता है, और या ऐसा भी पूछ सकता है कि जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है या 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो बाइंडिंग मॉड भी बोला ना, बाइंडिंग मॉड का मतलब होता है कि ये लीनियर वे में जुड़ा हुआ होगा या बेंट वे में जुड़ा हुआ होगा, बाइंडिंग मॉड का मीनिंग ये है कि ये लीनियर वे में जुड़ा हुआ है या बेंट वे में जुड़ा हुआ है ना? ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना? तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि ये बाइंडिंग मॉड का मीनिंग ये हो गया कि लीनियर वे में जुड़ा हुआ है या बेंट वे में जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल में। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं बताऊं? जैसे आपको पूछे बताया था ना मैंने, मेटल मेटल बॉन्ड या वो बताया था ना, नंबर ऑफ लिगेंड कैसे निकाला है, नंबर ऑफ चार्ज कैसे निकाले हैं, उसी तरीके से ये निकल सकता है। निकाल सकते हैं क्या? जरा करो तो बेटा, 2 मिनट ओनली कोशिश करिए, देन फिर मैं ही करूंगा, ओनली 2 मिनट, करो तो बेटा। हो गया? क्लास कल भी होगा बेटा, कल कल टेस्ट है क्या? कल टेस्ट है खुशी? यस सर। कल टेस्ट है क्या? यस, हाँ है। कितने बजे से? 9 to 12। तो कल भी क्लास होगा आपका, कल नहीं पढ़ना चाहते हो क्या? बोलो, अरे कल पढ़ना चाहते हो या नहीं, हाँ या ना तो बोलो, बताओ काव्या। रहने देते सर। रहने क्या दें यार, परसों फिर क्लास नहीं होगा तुम्हारा, मंडे को, मंडे को नहीं रहता है जनरली, मंडे को हो सकता है नहीं होगा क्लास, तो कल ही पढ़ लो, क्या दिक्कत है? परसों तो वैसे भी ऑफ रहेगा, फिर केमिस्ट्री का क्लास नहीं होगा तुम्हारा, बोलो क्या बोलते हो? पढ़ना पड़ेगा, टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग देख लेंगे 3-4 बजे,
क्योंकि बेटा परसों नहीं होता है ना क्लास, क्योंकि मुझे कुछ काम रहता है मंडे को। देखो इधर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 3 2 = 6 प्लस x = 18, x = 18 - 7 सॉरी 18 - 13, x = कितना हो गया 5। 5 का मतलब सुनो, 5 का क्या मीनिंग हो गया, यही हो रहा है ना, कंपाउंड में कुछ और चेंजिंग तो नहीं है ना। चलो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 का मतलब ये हो गया कि एक NO तो 1 NO तो इसमें क्या होगा बेटा, ठीक है ना, NO का एक मोड तो हम बोलेंगे सर इसमें बेंट हो सकता है, ठीक है ना, एक मोड बेंट हो रहा है इसमें। एक्चुअली 2 टाइप के NO आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं आना चाहिए सर 9 नहीं होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन CO का, तो 3 आ जाता है x की वैल्यू। हाँ बिल्कुल 9 हो जाएगा, है ना। अब बिल्कुल सही आ जाएगा, कितना आ रहे हैं, x = कितना आ गया 5, 3 आ गया, है ना। तो अब आपको बोलेंगे सर ये NO बेंट होगा, तभी तो ये क्वेश्चन में तभी तो मैंने कहा ये गड़बड़ी कैसे हो रहा है। तो ऐसा क्या हो जाएगा ये, मतलब ठीक है नॉर्मल है। विधि विधि समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। कहाँ है बेटा, आजकल तो दिख नहीं, आ ही नहीं रही है क्लास में, कहाँ जा रही है। आ तो रही हूँ सर। कल भी आई थी क्या। कल आई थी, क्या सर? कल आई थी। नहीं सर, कल थोड़े चलो कोई बात नहीं है, सुनिए भाई बाकी लोग, क्लास रख दें क्या, अब हो गया है बेटा टाइम, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अब मैं क्लास रख देता हूँ, टाइमिंग हो गया बेटा। कुछ पूछना है, कोई बात है पूछिए, क्योंकि अब मैं इसके बाद हमारे पास नई थ्योरी है बच्चों CFT। अब CFT तो अभी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो मैं आपको 2 मिनट बता सकता हूँ, देन मैं क्लास को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है काव्या, कोई डाउट तो नहीं है ना। नो सर। चलिए फिर रख देते हैं बच्चों क्लास को अभी, है ना, फिर कल स्टार्ट करेंगे। हाय सर। आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये डाउट आउट आपको बीच बीच में प्रॉब्लम आती है, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल के लिए बच्चों चलिए, थैंक यू।